मान लो मेरे बच्चे के बच्चों को ये जानना हो कि विराट कोहली क्रिकेट कैसे खेला करता था। आज इंडिया के रोड आने वाले टाइम में और भी बेहतर हो जाएंगे, तो नितिन गडकरी जी ऐसे काम कैसे कर लेते थे। तो आज से हज़ारों सालों बाद ये सभी लोग तो जानना चाहेंगे, या मेरे बच्चे हों या आपके बच्चे हों, ऐसी और भी महान हस्तियाँ होंगी। तो इनके बारे में या तो कोई ग्रंथ लिखा हो या ऐसे कोई बुक्स हो जो हमें इनके बारे में बता सके, इनका थॉट प्रोसेस क्या हुआ करता था, या ये काम कैसा करते थे, या चाहते क्या था ये स्पेशली। जो अलग अलग जो कंसेप्ट होंगे, कोई ऐसा ग्रंथ हो जो ये क्लियर कर सके। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, कुछ ऐसे ही कंसेप्ट है जो आज से हज़ारों साल पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, डेविड रिकार्डो, ऐसे कई सारे पॉलिटिकल फिलोसफर हुए जिन्होंने इन सभी चीज़ों का डिस्कशन पहले ही कर दिया है। तो आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक ट्रेडिशन बना हुआ है इन सभी लोगों का डिस्कशन करने का, क्योंकि आज ये जो कंसेप्ट है हम इस पर डिबेट करते रहते हैं, इसमें नए नए थॉट जुड़ते रहते हैं। तो अगर हमें पहले ये पता चल जाए कि इसके बारे में आज से हज़ारों साल पहले लोग क्या सोचा करते थे, इनके थॉट्स क्या थी, तो आज हम ये कंक्लूज़न निकाल पाएंगे या हम ये डिस्कशन कर पाएंगे कि क्या बेहतर है और क्या गलत है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, चैप्टर फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। बहुत मस्त चैप्टर है ये, और इस चैप्टर के अंदर हम कालजयी ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं। कालजयी ग्रंथ का मतलब होता क्या है, आपको पहले मैं चैप्टर्स के जो मीनिंग है मैं इससे आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कालजयी ग्रंथ का मतलब होता है एक ऐसा ग्रंथ या एक ऐसा टेक्स्ट जिसका इंटरप्रिटेशन किया गया हो। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, डेट मीन्स डिस्क्राइब कर देना। और एक ऐसा ग्रंथ जिसका रिलेशन या जिसका संबंध किसी एक कंट्री से ना होकर या कोई एक कम्युनिटी से ना होकर दुनिया के सभी लोगों के लिए, सभी देशों के लिए होता है। अब मान लो आज से हज़ारों साल पहले प्लेटो ने जस्टिस का कंसेप्ट दे दिया या डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दे दिया, तो क्या ये आज सिर्फ एक ही कंट्री के लिए है, या दुनिया भर के कंट्री लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी की तो बात करते ही हैं। तो इसलिए एक ऐसा ग्रंथ होता है ये जो दुनिया भर के सभी लोगों के लिए होता है ये। तो इसलिए कालजयी ग्रंथ इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कालजयी ग्रंथ। कालजयी ग्रंथ को इंग्लिश में कहा जाता है क्लासिक, और इसको प्राचीन भाषा में कहा जाता है चिरकालिक ग्रंथ। चिरकालिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिटिक्स, या आप इसको प्राचीन भी कह सकते हो। इसको प्राचीन भी कहा जाता है या चिरकालिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इसको गौरव ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको पढ़कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ग्रंथ आज है जो हमें ये बता सकता है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी ऐसे कुछ कंसेप्ट के ऊपर हमारे अलग अलग फिलोसफर के, थिंकर्स के जो व्यूज़ हैं वो आज हमारे पास अवेलेबल है। एंड इसको अमर कृति भी कहा जाता है, इमॉर्टैलिटी। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन आपके जो बुक्स में जो नाम लिखा मिलेगा आपको, वो मिलेगा कालजयी ग्रंथ का नाम। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। आज इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि आज से हज़ारों साल पहले जो लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं अलग अलग बुक्स के अंदर, उन लोगों के बारे में पता हो हमें, और उनके जो द्वारा जो बुक्स दी गई है हमें उनके बारे में पता हो कि बुक्स भी कौन सी है वो, और आज इनको पढ़ने में कौन कौन सी चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, या आज इनका क्या रिलेवेंस है। यही इस चैप्टर का मकसद है आप सभी को बताना। इस चैप्टर से क्वेश्चन भी यही आता है कि ये जो कालजयी ग्रंथ या प्राचीन ग्रंथ या चिरकालिक ग्रंथ का क्या महत्व है या क्या विशेषता है इसकी, यानी फीचर क्या है, और इसको पढ़ने में या समझने में हमें कौन कौन सी चैलेंजेस को, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बेसिकली बनता है। तो ऐसे काफ़ी सारे थिंकर्स हैं जिसमें हम देखते हैं प्लेटो है, एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस होब्स और जॉन लॉक। इन सभी के बारे में हम इस क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, ये जो पूरी बुक है हमारी सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है हमारी बात यहाँ पे? चिरकालिक कह लो, प्राचीन कह लो, कालजयी कह लो, अमरकृति कह लो या गौरव ग्रंथ कह लो, ये सभी नाम सेम है। इनका मतलब एक ही होता है, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। मान लो प्लेटो ने अपनी बुक लिखी, एरिस्टोटल ने अपनी कोई बुक लिखी, तो जाहिर से बात है उसके अंदर उनकी नॉलेज लिखी होगी। तो चिरकालिक ग्रंथ या हेर्मेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ इंटरप्रिटेशन।
उनकी नॉलेज को किसी ग्रंथ के अंदर व्याख्या कर दिया गया हो, या उन्होंने अपनी नॉलेज को या अपने ज्ञान को, अपनी उन बातों को, अपनी उन फिलॉसफी को किसी बुक में डिस्क्राइब कर दिया हो। इसी को कहा जाता है चिरकालिक ग्रंथ, क्लासिकल टेक्स्ट। क्लियर है? यहाँ पे ज्ञान की वह शाखा जो व्याख्या से संबंधित है, और चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ भी हो सकती है, जैसे बाइबल वगैरह हो गया, कोई ग्रंथ भी हो सकती है। पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर हमारे लिए जो ग्रंथ होगी मेन, वो कौन सी ग्रंथ होगी? जो अलग अलग फिलोसफर के द्वारा बुक्स लिखी गई है। इसी को कहा जाता है क्लासिक या कालजयी ग्रंथ। डैट मीन्स क्लासिकल टेक्स्ट। क्लासिकल टेक्स्ट यानी कि कालजयी ग्रंथ के बारे में डांटे जर्मनी के द्वारा क्या कहा गया है? इनके द्वारा ये कहा गया है कि क्लासिकल ग्रंथ हम उसे कहेंगे, या क्लासिकल टेक्स्ट उसे कहा जाता है जिसके अंदर डेप्थ नॉलेज हो, यानी कि बिल्कुल गहनता से टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया हो। अब मान लो कि प्लेटो अगर जस्टिस के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो उसके नेगेटिव, पॉजिटिव, उनके डायमेंशन, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, सब कुछ उसने डिस्कस किया गया हो। पहली चीज़, उसमें अनोखी सूझबूझ दिख रही हो। एरिस्टोटल की बुक, चाहे जिसकी बुक हम पढ़ रहे हो, उनके अंदर उन सभी चीज़ों का डिस्कशन किया गया हो। और ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल परफेक्ट बुक हो, उनकी क्रिटिसिज्म हो सकता है, उनमें कुछ अपनी कमियां होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रत्ती भर होगी वो, या कुछ काम की नहीं होगी। वो काम की है बुक, या वो बंदा काम का है, एरिस्टोटल या प्लेटो या मैकियावेली जिसने वो बुक लिखी है, तभी तो आपके सिलेबस में है, तभी तो पूरी दुनिया के लोग उसको पढ़ रहे हैं आज। और उनके अंदर जो प्रतिभाशाली जो कंसेप्ट है, वो उसके बुक के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो आज हमारे काम किसी ना किसी रूप में आती है। अब प्लेटो के द्वारा या जे.एस. मिल के द्वारा लिबर्टी का जो कंसेप्ट दिया गया था, वो कहीं ना कहीं आज हम पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपके लिए बिल्कुल नया है कि जे.एस. मिल या प्लेटो या एरिस्टोटल, इनके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं, आप बस वीडियोस को देखते जाइए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने वाला है। ये अब बात करते हैं इन सभी फिलोसफर और इनके बुक्स के बारे में, कि इन्होंने अपने बुक्स में ऐसा क्या बताया है जो हज़ारों साल पहले बताई गई है, हमारे आज भी काम आ रही है। इनकी इम्पोर्टेंस हम समझ पाएंगे। चलिए इनको हम याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के पर्पज़ से काफ़ी ज़रूरी है ये, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो, पता होना चाहिए आप सभी को ये। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला बंदा है प्लेटो। इसकी बुक है रिपब्लिक। इसके अंदर इसने जस्टिस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर, और साथ ही इसने ये भी बताया है कि एक फिलोसफर किंग कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में हमें किस एज तक हमें क्या पढ़ाना है, और उसका एग्ज़ाम कब लेना चाहिए हमें। इसने इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है, जो कि आज भी हमारे काफ़ी काम आती है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र का है, इसने लोकतंत्र को पूरा क्रिटिसाइज़ किया है कि लोकतंत्र के अंदर उन्हीं की चलती है, बस कुछ लोगों की, बाकी लोग तो वही दबे कुचले रहते ही हैं। ये सारी जो बातें इसने कही है कि लोकतंत्र में चालाकियों का, लोग चालबाजी से काम करते हैं, कहीं ना कहीं आज भी रिलेवेंस लगती है इसकी। तो ये होगी प्लेटो की रिपब्लिक के अंदर। इसके बाद आता है एरिस्टोटल की दी पॉलिटिक्स। इसके अंदर इसने स्टेट के ऊपर अपने थॉट्स दिए हैं, सिटीजन किसको बनाना चाहिए, एंड एक स्टेट का सबसे अच्छा शासन कौन सा है, इसने ये भी बताया है। यानी कि इसने अपने टाइम पे 158 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी इसलिए कर लिया था ताकि ये पता लगा सके कि सबसे अच्छा रूलिंग सिस्टम कौन सा है, सबसे अच्छा शासन व्यवस्था कौन सा है 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करने के बाद। इसलिए इसको फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसलिए इसने बुक भी कौन सी लिखी? दी पॉलिटिक्स। किसकी बुक? एरिस्टोटल की बुक। इसके बाद आता है कौन? ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन ने अपनी बुक सिटी ऑफ गॉड्स में भी स्टेट के ऊपर अपने कंसेप्ट दिए हैं। इसके बाद मैकियावेली, प्रिंस, राजा को कैसे काम करना चाहिए, एक राजा को क्या नहीं करना चाहिए, स्टेट का मेन काम क्या होता है, रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों का सेपरेशन होना चाहिए। ऐसे ही इसने कई सारे थॉट्स स्टेट और किंग के ऊपर दिए हैं मैकियावेली ने अपनी बुक प्रिंस के अंदर। क्लियर है? इसके बाद हम आ जाते हैं हॉब्स के ऊपर। हॉब्स की बुक है लेवियथन। लेवियथन एक राजा है जिसको एक काल्पनिक नाम देता है हॉब्स। तो हॉब्स ने भी अपनी विचार दिए हैं कि एक स्टेट का कैसे राइज होता है, और जो भी राजा बन जाए उसके बाद जितने भी राइट्स हैं वो सभी राजा के पास आ जाती है। अब राजा जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है। तो इसने स्टेट और किंग के ऊपर अपने थॉट्स दिए हैं। हॉब्स के बाद आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक के थॉट्स टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के अंदर मिलती है हमें, और इस बुक के अंदर इसने ये बताया है कि किस तरीके से लोग सभी मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और एक ऐसे बंदे को सारी पावर्स दे देते हैं जो आप सभी को रेगुलेट करता है, और वही बंदा आगे चल के गवर्नमेंट और स्टेट कहलाता है। जॉन लॉक के बाद आता है रूसो। रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने थॉट्स दिए हैं, और अपने इस बुक के अंदर इसने सामाजिक समझौता किस तरीके से हुआ ये बताया है। यानी कि सभी लोगों ने मिलकर समझौता किया, उसके बाद स्टेट का राइज हुआ। स्टेट पहले नहीं था, लोगों ने मिलकर स्टेट बनाया है। तो रूसो के बाद आता है हीगल। हीगल की बुक है, क्या बुक है हीगल की? राइट्स ऑफ फिलोसफर। यानी कि एक फिलोसफर किंग, एक दार्शनिक राजा के कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, तो राइट्स ऑफ फिलोसफर। क्लियर है। इसके बाद आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बुक है डास कैपिटल, और इसने बताया है किस तरीके से कैपिटलिज्म के अंदर है, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीपति लोग, पूंजीवाद सिस्टम के अंदर, उदारवाद के अंदर लोग किस तरीके से जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो बैकवर्ड लोग होते हैं, इनके ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करते हैं, इनके ऊपर अपने जो पैसे की जो दबदबा है उसको बरकरार रखने के लिए इनका एक्सप्लोटेशन करते हैं। और देखते ही देखते सोसाइटी में एक तरफ अमीर और एक तरफ गरीब क्लासेस बन जाती है। दास कैपिटल के बाद इसने एक और बुक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज है वो है कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की। अमीर और गरीब के बीच जो ये फासला बढ़ता गया है, शोषण जो बढ़ता गया है, इसको ख़त्म करना चाहता है ये, और इसके लिए ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म लेकर आना चाहता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनके द्वारा कौन कौन से बुक लिखी गई है और इन्होंने अपनी इस बुक में क्या कहा है, और इन्हीं सिलेबस में हम इनके ही बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर इस चैप्टर में आपको इनके बारे में समझ में आ जाता है तो बड़ा मज़ा आने वाला है इन पूरी बुक को ख़त्म करने में। चलिए, इसके बाद हम ये समझते हैं कि इनके द्वारा जो बुक्स लिखी जाती है क्या ये रिलेवेंस होती भी है। भाई देखो, रिलेवेंस नहीं होगी तो हमें सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं जाएगा, पहली बात तो ये है। तो अगर उस टाइम पे जो इन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं, चाहे स्टेट के बारे में, लिबर्टी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, एंड एजुकेशन के बारे में, या मान लो जस्टिस के बारे में, वो आज इसलिए रिलेवेंस है क्योंकि हमारे लिए वो नए नहीं लगते। मान लो अगर ये पहले हमें नहीं पता होता तो हमें पहले इस चीज़ों को इनोवेशन करूँ, पहले उसकी खोज करूँ, फिर उस पर डिस्कशन करूँ, फिर नए नए लोगों से उनके लॉजिक यानी कि तर्क लोग पहले, फिर उन पर डिबेट्स करूँ, अब उसके बाद कंक्लूजन निकल कर आएगा। अब हमारे पास थॉट्स पहले से ही अवेलेबल हैं क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले ये लोग कह कर गए हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि उस टाइम की सोच ये रहा करती थी, तो आज क्या हो सकता है। तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है, हमारी काफ़ी हेल्प करती है। मेनली जो स्टार्टिंग है वो प्लेटो से मानी जाती है, क्योंकि प्लेटो का जो गुरु था वो था सुकरात। सुकरात का चेला हो गया फिर तो प्लेटो, प्लेटो का चेला हो गया एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का चेला हो गया सिकंदर। लेकिन जो मेन है वो प्लेटो और एरिस्टोटल है। प्लेटो ने अपने जो थ्योरीज दी है उनमें से कई ऐसी थ्योरीज को एरिस्टोटल के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि एरिस्टोटल प्लेटो का चेला था, फिर भी इसने कई ऐसे थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया जो इसने नहीं माना, और इसके बाद इसने अपनी साइंटिफिक थ्योरीज दी जिसमें कुछ इसने अलग अलग वर्ड्स को जोड़ दिया। कह सकते हो कि वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक तरीके से इसने जोड़ा, और इसीलिए प्लेटो की जगह एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। राजनीति के पिता कहा जाता है किसको? एरिस्टोटल को। आई होप आपको ये पूरा जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक रहा ये समझ में आया होगा। क्लासिकल टेक्स्ट यानी कि क्लासिक या कालजयी ग्रंथ के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि मेन इनकी विशेषताएं क्या है। इन ग्रंथों की, जो इन फिलोसफर के ग्रंथ हैं, चाहे प्लेटो के, एरिस्टोटल के, मैकियावेली की, इनकी ग्रंथ की खास बात क्या है जिसकी वजह से आज हम इनको पढ़ रहे हैं। इनकी सबसे पहली जो खास बात है वो राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायक हैं। ये हेल्पफुल है हमें काफ़ी पॉलिटिकल लॉजिक को क्रिएट करने में या उनको समझने में, ये हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले, आज अगर आप कोई भी काम करते हो या कोई भी काम आप करना चाहते हो तो आप वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे जिस काम में आपको एक्सपीरियंस है। मान लो कॉलिंग का काम करना चाहते हो या वेब डिजाइनिंग का, या कहीं पे जो भी आप काम करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू, तो आपके लिए वो काम अच्छा होगा जिसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उसमें बेहतर कर पाओगे। इसी तरीके से आज के कई साल पहले जब एरिस्टोटल, प्लेटो ने अपने विचार दिए हैं तो उस टाइम की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने विचार दिए, तो उन फिलोसफर के विचार आज हमारे काम आते हैं। और अगर ये विचार या थॉट्स हमारे पास नहीं होते तो हम कोई भी निर्माण यानी कोई भी पॉलिटिकल लॉजिक का हम निर्माण नहीं कर पाते।
या करना भी होता हमें तो हमें पहले नए वर्ड्स को ढूंढना पड़ता, नए वर्ड्स को ढूंढो, फिर नए तरीके से चीज़ों को शुरुआत करो। और अभी क्या है, मान लो जस्टिस पे अगर हमें बात करना है, जस्टिस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये ढूंढेंगे कि आज से पहले, कई सालों पहले किस किस ने जस्टिस पे अपने विचार दिए हैं। तो हमें पता चलेगा भाई, अच्छा भाई प्लेटो ने भी दिए हैं, है ना, प्लेटो ने भी जस्टिस पे अपने विचार दिए हैं, एरिस्टोटल ने भी जस्टिस पे अपने विचार दिए हैं। ऐसे ही देखते देखते हमें पता चलेगा कि कई सारे ऐसे थिंकर्स आ जाएंगे जिन्होंने जस्टिस पे अपने विचार दिए हैं। तो ये हमारे लिए नया नहीं होगा। तो जब भी हम कोई चीज़ नया यानी कि स्टार्टिंग से शुरू करते हैं बिल्कुल नए तरीके से, तो उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। तो ऐसे में भाई टाइम भी काफ़ी हमारा टाइम भी ख़राब हो जाता। तो ये चीज़ बचेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमारे पास ऐसे अनुभव हैं जो लोगों ने पहले के टाइम पे अपनी बुक्स में मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ अभी हमारे काम आती है, जिससे हम उस कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम उस निष्कर्ष को निकाल पाते हैं। जैसे जस्टिस का मेन मकसद क्या है, तो एरिस्टोटल का, प्लेटो का या जॉन रोल्स का, अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, इनके क्या विचार हैं। उसके बाद आज के इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने विचार देंगे। जो सही निकलेगा हम उसका कंक्लूजन निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आया आपको? इस पॉइंट का मतलब क्या है, पॉलिटिकल तर्क यानी कि राजनीतिक तर्क का निर्माण कर पाते हैं हम उन सभी लोगों के विचारों को पढ़ने के बाद हमारी हेल्प मिल जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, मानव जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समझने में सहायक है। ये मानव जीवन के लक्ष्य यानी कि आज के जो इंसान हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका गोल्स क्या है, हमें ये समझ में आ जाता है जब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब प्लेटो के द्वारा या मान लो मैकियावेली के द्वारा या जितने भी जॉन रोल्स हो गए, जेम्स मिल हो गया, बार्कर हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, डेविड रिकार्डो हो गया, ऐसे काफ़ी सारे फिलोसफर है, काफ़ी सारे ऐसे थिंकर्स हैं। अब इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक इंसान, इंडिविजुअल एक इंसान क्या चाहता है, वो लिबर्टी चाहता है। वो स्टेट से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं चाहता, ऐसा कोई भी इंटरफियर नहीं चाहता अपने लाइफ के अंदर जिससे कि उसकी ज़िंदगी में रुकावटें आए, उसकी ज़िंदगी में बाधाएं आए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी ऐसा इंसान हो। तो यही चीज़ हमें पता चलता है कि एक इंसान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और एक इंसान का लक्ष्य क्या है। इसमें हमें नई नई चीज़ों को फिर से नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि एक इंसान क्या चाहता है। हमें कोई नया इन्वेंशन नहीं करना होता। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप सभी को एक नया कार बनाना है, और उस नए कार को बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पहिया नहीं है और हमें इसके व्हील्स को, इसके पहियों को पहले आविष्कार करना होगा, इसका इन्वेंशन करना होगा, देन हम कार बना पाएंगे। भाई पहिए का आविष्कार आज से 3500 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हो गया था। है उसके बाद देखा हमने कि हड़प्पा सभ्यता में भी यूज हुआ है, मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। तो हमें दोबारा पहिए का आविष्कार तो नहीं करना, इसका तो इन्वेंशन पहले ही हुआ पड़ा है, जस्ट हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कार बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमें नए नए इन्वेंशन नहीं करना होगा। इसीलिए आज जो हम पॉलिटिकल के अंदर जो वर्ड्स देखते हैं, अलग अलग वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम, उनका हमें आविष्कार नहीं करना बॉस, या पहले ही ये सारे महान थिंकर्स बता के जा चुके हैं। जस्ट उनका स्टडी करना है, डिस्कशन करना है, डिबेट्स करना है और एक नया कंक्लूजन निकालना है आज के इस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग बता कर गए, क्या पता वो आज रेलेवेंस ना हो, उसके अंदर को सुधार किया जा सकता हो, इनका भी क्रिटिसिज्म किया जा सकता हो, वो पूरी तरीके से परफेक्ट ना भी हो, लेकिन वो हमें कई हद तक टॉपिक को समझने में हमारी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। जब आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में पढ़ाऊँगा तो आपको ये लगेगा कि किस तरीके से इनके द्वारा जो बात कही गई है इतने हज़ारों साल पहले, कहीं ना कहीं कुछ बातें आज भी काम आती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप सभी को, प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली, इन्होंने अपनी बुक के अंदर शासन करने की कला के बारे में बताया है, आर्ट ऑफ रूलिंग के बारे में बताया है। और आर्ट ऑफ रूलिंग के बारे में इन्होंने ये बताया कि जिसको पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज है वो रूल कर सकता है। लेकिन आज के इस टाइम में अच्छे शासक बनने या सफलता पाने, एक राजा बनने में या प्राइम मिनिस्टर बनने में सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज काफ़ी नहीं है बॉस। आप सभी को व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप पहचान पाओगे। मोदी जी इस वजह से आज प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने उनको वो चीज़ सिखा दिया कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आज वो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से वहाँ तक पहुँच पाए। आज जितने भी सफल लोग देखोगे आप, तो आज जस्ट वो बुक किताबी ज्ञानों की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है।
आज कहीं ना कहीं उनकी कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज होती है जो हमें समाज दुनियादारी सिखा देती है। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे ही मैं आपको और बता देता हूँ कि इनकी जो बुक्स होती है, जो अलग अलग थिंकर्स की जो बुक्स है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कुछ ऐसे आंसर दे दे जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ऐसा हमेशा नहीं होगा। कभी कभार ये आलोचना के भी शिकार हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आप सभी को मैं, रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड इसने डिस्कोर्सेस के अंदर या सोशल इक्वलिटी के अंदर भी इसने अपने भी विचार दिया है। तो रूसो के जो विचार है इक्वलिटी के ऊपर, इसने कहा है कि प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक यानी कि नेचुरली, नेचर ने भी कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी कर रखी है, और ट्रेडिशनल रूप से भी इनइक्वलिटी चली आ रही है। जो नेचर की इनइक्वलिटी है वो तो हम सबको पता है कि नेचर ने किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को लंबू बनाया है भाई। तो कहीं ना कहीं नेचर ने भी कहीं किसी के साथ कुछ गड़बड़ कर रखा है, तो नेचर की इनइक्वलिटी होगी, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। और जो ट्रेडिशनल जो इनइक्वलिटी है जो सोसाइटी ने क्रिएट करी है, जो लंबे टाइम से चली आ रही है। अब काला नेचर ने बनाया है तो नेचर ने ये तो नहीं कहा कि काले लोगों से भेदभाव करना है, उनसे दूर रहना है, उनको राइट्स नहीं देना है। तो ये तो समाज ने क्रिएट किया है। अब महिला पुरुष तो नेचर ने बनाया है, मेल फीमेल। अब फीमेल को इस बात से कि तू फीमेल है तो कुछ नहीं कर सकती, या ये जो पुरुष कर सकते हैं, जो मेल कर सकते हैं, वो फीमेल नहीं कर सकती, ये तो नेचर ने नहीं बताया भाई। और इस बात को ये कह कर अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो ये तो गलत चीज़ है। तो रूसो यहाँ पे ये कहता है। तो अगर देखा जाए तो रूसो के द्वारा ये जो कहा गया है, ऐसा ही आगे चल के और भी थिंकर्स देखोगे उपनिवेशवाद के ऊपर, कॉलोनिज्म के ऊपर अपने उन्होंने विचार दिया। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब जब कोई भी पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर देश को अपने चंगुल में ले ले, उसको अपना गुलाम बना ले। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपना गुलाम बनाया और यहीं पे आकर बस गया। ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेज़ है वो भारत में आके बस गए और भारत को गुलाम भी बना लिया। उसको कहा जाता है उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। अगर वो भारत को गुलाम बनाते और भारत में नहीं आते, वो वहीं से रेगुलेट कर रहे होते, उसको कहा जाता है इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। तो भारत एक उपनिवेशवाद था। क्यों? क्योंकि सारे ये अंग्रेज़ गोरी चमड़ी वाले ये शिमला में, कोलकाता में यानी कि भारत में आके बस गए थे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमें किसी भी कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है, इससे पहले हमें अरिस्टोटल को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, तभी हमें चीज़ें और क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अरिस्टोटल के बाद जो भी थिंकर्स आए हैं, मोस्टली थिंकर इसी की बातों को घुमा फिरा के दोबारा कह रहे हैं, अरिस्टोटल की ही बातों को। लेकिन अरिस्टोटल को इसलिए समझना चाहिए कि अरिस्टोटल के जो विचार थे ना उस टाइम बॉस, इसने दास प्रथा को प्रमोट किया था। इसने देखो महिलाओं को सिटीजन दिया नहीं, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको राइट्स दिया नहीं, और इसने ये कहा जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स होना चाहिए, यानी कि यही लोग राजा बन सकते हैं, यही लोग राज्य की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। और इस तरीके से इसने सोसाइटी को दो पार्ट्स में क्रिएट किया। एक ऐसा क्लास जिसको ये सबसे सुप्रीम दिखाना चाहता था, जिसमें मेनली पुरुष थे। कौन थे? पुरुष थे, मेल थे। और महिलाओं को और कुछ ऐसे लोग जो अनपढ़ है या कह सकते हो बैकवर्ड लोग, उनको इसने दास बनाने की बात कही। ये स्लेव्स ही सही है, ये स्लेव के रूप में ही रहेंगे। दास मतलब एक गुलाम के रूप में। तो इसकी जो मानसिकता है एरिस्टोटल की, वो कुछ अलग ही है। तो एरिस्टोटल को समझोगे बॉस तो आप आगे जाके समझ पाओगे कि अच्छा ये जड़ जो है मेन इक्वालिटी की वो यहीं से है। इसके बाद आगे हम धीरे धीरे चीज़ें को और समझते चले जाएंगे। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे कांट कहता है कि ऐसा नहीं है, जैसा कि बताया अरिस्टोटल ने कि एक दास होते हैं, एक तरफ स्वामी होते हैं, एक ओनर्स और एक उनके वर्कर्स हो गए। तो ये क्लास बटा हुआ है। तो यहाँ पे कांट कहता है, इमैनुअल कांट इसका नाम है, इसका पूरा नाम, ये कहता है कि प्रकृति ने किसी को किसी का दास नहीं बनाया है ना, नेचर ने किसी को भी किसी का स्लेव नहीं बनाया है। ये तो इंसान की ही देन है, ये इंसान ने क्रिएट किया है अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट में देखते हैं हम, क्लासिक या कालजे ग्रंथ परिस्थितियों के हिसाब से तर्क निर्माण में योगदान देते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये योगदान देते हैं कि जितने भी थिंकर्स अपने विचार देते हैं वो अपने उस सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होकर देते हैं जिस ज़िंदगी में वो जी रहे होते हैं। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने विचार दे रहे होते हैं। तो बेशक वो आज रिलेवेंस ना हो, लेकिन उस टाइम तो उनको लगता है कि यही सब कुछ है भाई।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ मैं, प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में कंसेप्ट दिया था आदर्श राज्य यानी कि आइडियल स्टेट का। और इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, चलिए पहले आपको ये समझाता हूँ मैं। आइडियल स्टेट का मतलब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे ये चाहता है ऐसा राजा बनाना जो कि फिलोसफर हो। फिलोसफर का मतलब एजुकेटेड भी हो, उसकी कोई अपनी फैमिली ना हो। मान लो एक राजा, तो शादी होने के बाद उसके वाइफ और उसके बच्चे दोनों उस राजा से अलग कर दिए जाएंगे, वरना ये जो है ना, ये नेपोटिज्म या फैमिली को हमेशा प्रमोट करने की बात है, ये चलते रहेगी। इसी वजह से हमेशा एक फिलोसफर किंग को फैमिली से अलग कर दिया जाएगा। इसको कहा जाता है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, ठीक है, यानी कि परिवार का साम्यवाद, या इसको स्त्री का साम्यवाद भी कहा जाता है। तो ये जो कंसेप्ट दिया गया प्लेटो के द्वारा, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग था। प्लेटो मानता था कि राजा के पास अपनी कोई निजी या प्राइवेट फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। स्टेट के सभी लोग उसकी फैमिली है और सभी उसकी संपत्ति है। तो इस तरीके से वो प्राइवेट चीज़ों को, यानी कि अपने चीज़ उसके पास रहेगी तो उनको ज़्यादा महत्व देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने अपने स्टेट को गार्जियंस में, जिसके अंदर फिलोसफर रहेंगे, सोल्जर्स में और वर्कर्स में, 3 क्लास में इसने डिवाइड कर दिया। ये था प्लेटो का आइडियल स्टेट। अब ये आज के अकॉर्डिंग रिलेवेंस नहीं है, ये बात ना होकर, लेकिन ऐसे कुछ बातें हैं प्लेटो के द्वारा जो कही गई है जो आज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे प्लेटो ने कहा है कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है जहाँ पे कई सारी चालाकियों से काम किया जाता है। तो ये बात तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आज भी डेमोक्रेसी के अंदर काफ़ी चालाकियाँ नेताओं के द्वारा की जाती है। कई ऐसे क्रिमिनल्स नेता बन के बैठे पड़े हैं। तो आज तो कहीं ना कहीं ये सच बात है बिल्कुल ही भाई। ये हो गया यहाँ पे। एंड अब हम बात करते हैं, एक टॉपिक और है, जैसे कि अभी प्लेटो ने कहा ना कि फैमिली नहीं होनी चाहिए, बाल बच्चे तक नहीं होने चाहिए उसके पास। तो जब मैं ग्रेजुएशन हुआ करता था तो मुझे ये लगता था फिर तो मोदी जी तो बिल्कुल फिट बैठते हैं भाई प्लेटो की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ना उनकी फैमिली, ना बाल बच्चे, ना बीबी, सब कुछ तो कोई तो है नहीं। तो पूरी देश की प्रजा मोदी की है भाई फिर तो, है ना, उनकी पूरी देश की जो जनता है वो फैमिली है। तो मोदी तो भाई बिल्कुल फिट है। अरे प्लेटो की जो फिलोसफर किंग की जो थ्योरीज है वो तो मोदी जी पे इम्प्लीमेंट होती है भाई। आप बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि बिल्कुल सही फिट हो रही है नहीं हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल ने अपने टाइम पे जो ये व्यूज़ दिए थे दास प्रथा पे, स्लेव सिस्टम पे, जाहिर सी बात है उस टाइम पे जो इसने सोच कर दिए थे, जो आज तो कतई भी ठीक नहीं है। आपको लगता है कि कुछ लोग गुलाम बनकर रहने चाहिए, कुछ लोग स्वामी बनकर रहने चाहिए? आपके पास राइट्स है, सभी लोग इक्वली है। आप मेरिट के बेस पे जो आगे जाना चाहता है वो आगे जा सकता है। तो इसी वजह से जो इसने उस टाइम पे दिए थे ये चीज़ तो ठीक नहीं है आज। लेकिन एक और थ्योरी दिया था एरिस्टोटल ने। इसने ये कहा था कि राज्य के अंदर जो विद्रोह होते हैं, जो रिविलियन होते हैं स्टेट के अंदर, इसका जो रीजन है वो आज भी कहीं ना कहीं सही साबित होता है। एरिस्टोटल ने कहा था अगर जिस भी देश के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो इनइक्वालिटी बढ़ने का मतलब है उस देश के अंदर विद्रोह बढ़ रही है, यानी कभी भी बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। लाइक आप देख लीजिए, आप श्रीलंका के अंदर भी जो हाल हुआ, वो गरीबी, बढ़ती महंगाई, इनइक्वालिटी का ही तो रीज़न था। ऐसे ही आप देख लीजिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी का नतीजा रहा 1789 के अंदर। तो ऐसे ही कई सारे विद्रोह हैं, जो आंदोलन हैं वो कहीं ना कहीं विद्रोह की वजह से हुए हैं, यानी कि असमानता की वजह से हुए हैं। तो ये चीज़ बताया अरिस्टोटल ने, जो आज भी कहीं ना कहीं रिलेवेंस इसकी है। तो जो बातें इनकी उस टाइम जो बताई गई है उनमें से कई चीज़ों को आज नकार दिया गया है और कईयों को आज अपनाया गया है। तो हमारी आज ये हेल्प करते हैं ना, तो भाई हम इक्वालिटी नहीं करेंगे, सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, वरना रिविलियन यानी कि विद्रोह हो सकता है। इसके बाद 4th पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्या है? राजनीतिक शब्दावलियों का सही अर्थ जानने में भी हमारी ये मदद करता है। अब पॉलिटिकल शब्दावली कौन कौन से, यानी कि जो वर्ड्स है वो कौन कौन से, जैसे कि लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, प्रभुसत्ता, जस्टिस यानी कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। अब इनका वास्तव में क्या मीनिंग है अगर हमें ये जानना है तो स्टार्टिंग में प्लेटो से लेकर एरिस्टोटल, अलग अलग हॉब्स, जॉन रॉल्स एंड रूसो, अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स रहे, हमें इनके द्वारा क्या कही गई पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, जिससे कि जो कंसेप्ट है थोड़ा क्लियरिटी आ सके उसके अंदर। जैसे मैं बात कहूँ आपसे, जॉन रॉल्स है, इसने बहुत पहले कहा है अपने विचार, है ना। लोक है, कांट है, इसने बहुत पहले कहा है। लेकिन जो जॉन लोक के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी गई है और जो कांट के द्वारा जो थ्योरी दी गई है, इन दोनों से मिलाकर
रोल्स ने जस्टिस की थ्योरी अभी 1970 के डिकेट्स में, यानी कि अभी कंटेम्प्रेरी आप कह सकते हो जो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री रहा है उसमें दे दिया है। 1970 की बात है, ये तो आसपास की बात है। तो इसी तरीके से इनके द्वारा जो कहीं ना कहीं जो विचार दिए गए हैं, आज के जो पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं वो इनके ही विचारों को कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमें जो नए वर्ड्स है इनका इन्वेंशन नहीं करना पड़ता, हमें इनसे ही हेल्प मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी कि मेन जो चैलेंजेस हैं वो क्या है। एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन तो उसमें ये पूछा जाता है आप सभी से। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेरेस बॉल की। टेरेस बॉल का ये कहना है कि जब भी हम कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं तो मेन जो इंटरप्रेशन होता है, यानी कि मेन जो व्याख्या होता है, उसका मेन मकसद होता है वास्तविक चीज़ों की खोज करना। आप चाहे किसी भी कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे हो, मकसद यही होगा जो मेन जो रियलिटी है उसको डिस्कवर करना। तो इनमें मेन जो प्रॉब्लम आती है, इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की कृतियों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने में जो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं, उसी टाइम पे रायता फैल जाता है। अब मान लो कि यही टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ और ना जाने आप 10 लोगों से और समझ कर आ जाओ, आपको ये लगेगा भाई लो भाई रायता फैला दिया मैंने। इसीलिए अगर आपके सामने 4, 5, 10, 12, 20, 50 बुक दे दूँ मैं आपको कि ये सेम टॉपिक 50 बुक से पढ़ो, रायता फैल जाएगा। यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे करें, अगर हम कोई भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा जो व्यूज़ दिए जाते हैं, जो थॉट्स उनके होते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो उन सब को पढ़कर उनमें से सही कौन है ये चीज़ हमें पता लगाना, ये हमारे पास चैलेंजेस होती है। क्योंकि डिफ्रेंशिएट काफ़ी सारे यहाँ पे जो डिफरेंट थ्योरीज़ है वो अवेलेबल है। अब उनमें से हमें डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, दैन कंक्लूजन पे पहुंचना, ये हमारे लिए चैलेंजेस होती है। क्योंकि जब भी आप कपड़े लाने जाते होगे, देखते हो कपड़े की दुकान पे, लगता है कि ये भी ले लूँ, नहीं ये भी ले लेता हूँ, अरे नहीं भैया जी ये भी सही लग रहा है, ये भी निकाल दीजिए। यही होता है कपड़े में। अगर लड़का है तो सही, लड़कियाँ हो तो भाई और लो भाई, रायता फैल जाएगा, ये भी वो भी ये भी वो भी, तो भाई यही होता है ना। तो सेम इसी तरीके से थॉट्स काफ़ी सारे हैं। अब इतने सारे में से कौन सा सही है ये पता लगाए, डिबेट्स होगा इसमें, तो काफ़ी सारी मतलब कि चैलेंजेस हमारे सामने आ जाएगी। तो पहला चैलेंजेस तो ये है। दूसरा चैलेंजेस क्या है, प्रयुक्त। प्रयुक्त का मतलब क्या होता है, जो टर्म पहले ही यूज्ड हो चुके हैं। अरिस्टोटल प्लेटो के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम जो शब्दावली यूज हो चुके हैं उनका आधुनिक टाइम पे, यानी कि आज मॉडर्न कंसेप्ट चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो उस टाइम थे वही कंसेप्ट आज भी हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सभी को, प्लेटो और एरिस्टोटल ने अपने थॉट्स में, अपनी बुक्स में जहाँ भी इन्होंने स्टेट वर्ड का यूज किया है, स्टेट वर्ड, इनका मतलब था स्टेट वर्ड से नेशन, स्टेट, राष्ट्र, राज्य। लेकिन आज के नेशन स्टेट का मतलब अलग है और इनका नेशन स्टेट बिल्कुल अलग हुआ करता था। इनका ये कहना था कि नेशन स्टेट जहाँ पे एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक ही तरह के लोग। क्या आज ऐसा कोई दुनिया में स्टेट है जहाँ पे सिर्फ एक ही तरह के लोग हों, जिनकी लैंग्वेज एक हो, उनका रिलीजन एक हो, सब कुछ उनका एक ही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चैलेंजेस है ये। तो उस टाइम का जो कंसेप्ट हुआ करता था वो आज के इस कंसेप्ट में चेंज हो गया है, जाहिर सी बात है ये। तो आज का जो नेशन स्टेट है, आज इसने अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर कह सकते हो कि चेंज ला दिया है। क्योंकि पहले के नेशन स्टेट का कंसेप्ट अलग हुआ करता था, ये उस टाइम की सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। आज तो इतनी पॉपुलेशन है जो आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो नेशन स्टेट आज के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग है, क्लियर है। और जहाँ पे भी इन्होंने लोकतंत्र की बात करी है प्लेटो के द्वारा या एरिस्टोटल के द्वारा, ये उस लोकतंत्र की बात कर रहे थे जहाँ पे सभी लोगों को राइट्स नहीं था। याद करो मैंने आपको क्या बताया कि एरिस्टोटल ने जब लोकतंत्र की बात करी तो ये बात कर रहा था सीमित नागरिकता के सिद्धांत की, जहाँ पे सभी लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, जिसमें महिलाएं थी, जिसमें स्लेव्स थे और जो फॉरेनर्स थे। इसने इन तीनों को, स्लेव्स को, फॉरेनर्स को एंड फीमेल को, इन तीनों को सिटीजनशिप नहीं दिया। किसने? एरिस्टोटल के द्वारा। तो इनका जो लोकतंत्र था इसका मतलब था सीमित, यानी कि थ्योरी ऑफ लिमिटेड सिटीजनशिप, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोगों को ही पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का राइट्स था, सभी को पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं था। तो इनके लिए उस टाइम लोकतंत्र का मतलब अलग था, है। तो इनके लिए लोकतंत्र का मतलब क्या था उस टाइम? कुछ लोगों के द्वारा और कुछ लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। और आज क्या है?
लोगों का, लोगों के लिए, और लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है वो लोकतंत्र है। तो उस टाइम पे अलग था और आज अलग है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। चलिए ऐसी बात करते हैं मार्क्स और हेगल की बात, कार्ल मार्क्स और हेगल की बात करें हम, तो जो हेगल है इसके द्वारा आइडियलिज्म की थ्योरी दी गई थी, आदर्शवाद की। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्क्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसने अपनी अलग थ्योरी दे दी। क्या नाम था? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसको आप 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे आप, कार्ल मार्क्स के बारे में, ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्लियर है? यह थ्योरी दी गई कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ऐसे ही इन्होंने अपनी थ्योरीज में भी चेंजेस किया आगे आने वाले टाइम में। थर्ड पॉइंट में क्या है? शब्दों की अर्थ संरचना को समझना भी बड़ी समस्या है। अर्थ जो है उसका मेन, उसको समझना भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो उसका मीनिंग हुआ करता था और आज की जो मीनिंग है वह परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यानी कि उस युग की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ अलग हुआ करती थी, क्या पता आज वो ना हो, वो चेंज हो गई हो। तो इसलिए हम नहीं कह सकते जो उस टाइम सही थी वो आज भी सही होगा। इतिहास स्वयं निरंतर अनुसंधान का विषय है। हिस्ट्री के अंदर हमेशा खोजेस होते रहती है और इसी कंटिन्यूस रिसर्च की वजह से इसमें और नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, अलग अलग थ्योरीज ऐड होते रहती है। जैसे प्लेटो ने योग्यता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष को समान कहा। भाई जो इक्वलिटी है वो, यानी कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं, दोनों के इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन प्लेटो के बाद जैसे एरिस्टोटल आया, उसने कहा ये नहीं है भाई, इसने इसकी क्रिटिसाइज करी और अरिस्टो ने कहा नहीं, पुरुष सुप्रीम है, महिलाओं के पास कहाँ इतना दिमाग होता है, इसलिए इसने स्त्री को कम आका, यानी कि इनइक्वालिटी के अंदर इसने शुरुआत करी। और इस तरीके से इसने महिलाओं और पुरुष में कहीं ना कहीं इसका तो भेदभाव किया, इनइक्वालिटी। ये एरिस्टोटल की बात है। तो ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर अलग अलग युग के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में लोगों के अपने थॉट्स अपने उस टाइम की सोसाइटी के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमारे जो मेन टॉपिक है वो है व्याख्या के अलग अलग जो उपागम है। यानी कि अभी हमने देखा जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसके मेन फीचर्स हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग तरीके हैं जो हमें ये बताते हैं कि व्याख्या कैसे करना चाहिए, यानी उनका तरीका क्या हो, मेथड्स क्या हो उनके। तो ये मेथड्स बताने के लिए अलग अलग उपागम है। उपागम का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण, नज़रिया, तरीका, जो हमें ये बताएगा कि हमें किस तरीके से व्याख्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से किसी चीज़ को समझना चाहिए, या जितने भी बुक्स ग्रंथ मिले हैं हमें उनको किस तरीके से समझना चाहिए। तो ये तरीका बताने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है। इन दृष्टिकोण को चलिए अब हम समझते हैं, जो हमें बताएंगे कि हमें इन क्लासिकल टेक्स्ट को कैसे समझना चाहिए। में सबसे पहला जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो है ऐतिहासिक उपागम, यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच। इसका ये मानना है कि आज हम जिन चीज़ों का स्टडी करते हैं या डिस्कशन करते हैं, हमें सबसे पहले उसको इतिहास में जड़ तक जाना चाहिए कि पहले उस चीज़ों पे विचार किस तरीके से हुआ करता था, उनका कंसेप्ट पहले के टाइम पे कैसा था, उसका हम निष्कर्ष आज निकालेंगे। देन हम डिसाइड करेंगे फ्यूचर में ये कैसा होना चाहिए। यानी कि ये इतिहास में उसकी जड़ को देखता है, ठीक है, जो उसका मेन रूट है वो इतिहास में कैसा रहा है, ठीक है, रूट की बात करता है ये। उसके बाद उत्तर आधुनिक उपागम, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। पोस्ट मॉडर्न जो अप्रोच है, इसके अंदर हेगल और कार्ल मार्क्स की बात आती है। जिस तरीके से इनके द्वारा कहा गया था कि आज के टाइम पे जो गरीब है इनको बहुत दबाया जाएगा, जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा, और यही कंसेप्ट आज भी रियलिटी में है। तो इसलिए उत्तर आधुनिक उपागम के द्वारा सच और झूठ का पता लगाने के लिए भी काफ़ी डिस्कशन और रिसर्च किया जाता है। और उनका ये भी कहना है कि ऐसे लोग जो अपने विचारों से अलग होते हुए भी दोनों ने एक ही चीज़ों पे डिस्कशन क्यों किया, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ मैं, हॉब्स ने सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया, जिससे सभी लोगों ने मिलकर स्टेट बनाया था आपस में एग्रीमेंट करके। यही चीज़ आगे जाकर सेम रूसो ने भी किया। इसने भी यही बताया सेम कि सभी लोगों ने मिलकर जनरल विल, अपनी सामान्य इच्छा से स्टेट को बनाया है। इसी तरीके से हॉब्स और रूसो दोनों विचारों में अलग होते हुए भी सिद्धांत सेम दे दिए। पहले हॉब्स ने दिया, फिर रूसो ने दिया। आखिर ऐसा क्यों, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न था, यही पता लगाता है
उत्तर आधुनिक उपागम, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ये हिगल और कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कही गई बातें हैं, सोशल इक्वालिटी की, सोशलिज्म की, कम्युनिज्म की, इसके बारे में भी बताता है। एंड दो अलग अलग विचारों के लोगों ने एक ही चीज़ डिस्कस क्यों किया, आखिर उसके पीछे का सच और झूठ क्या है, इसके बारे में पता लगाता है। उत्तर आधुनिक उपागम यानी पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। इसके बाद नया ऐतिहासिक उपागम, न्यू हिस्टोरिकल अप्रोच। इसका ये कहना है, मान लो कि आज मैं आपको कोई टॉपिक दूं कि आप लिबर्टी के बारे में पता लगाओ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि लिबर्टी के बारे में सबसे पहले किसने अपने विचार दिए और इसके ऊपर किन किन लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है। तो आप देखोगे कि हार्वर्ड स्पेंसर ने, डेविड रिकार्डो ने, J.S. मिल ने अलग अलग थ्योरीज दी है। सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, यानी कि लिबर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको रोका ना जाए, अगर आपके काम से किसी और को नुकसान हो रहा है तो उस पर इंटरफेयर किया भी जा सकता है। तो ये J.S. मिल ने कहा है अपनी बुक ऑन लिबर्टी के अंदर। तो ऐसे ही हम पता लगाते हैं अलग अलग थिंकर्स, फिलोसोफर की बुक्स के द्वारा। तो ये बताता है, यानी कि नया ऐतिहासिक उपागम हमें ये बताता है कि हमें पहले उस सिद्धांतकार, उस थ्योरिस्ट, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जो थिंकर है, हमें पहले उसके विचारों को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, देन हमें आज उसको हल निकालना चाहिए, यानी कि उसको फिर हमें डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो समझा, जो पढ़ा, हमें आज उसको बोल दे, उसका लिंक हमें इतिहास से करना चाहिए। यानी कि इसमें और इसके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें जड़ तक जाया जाता है टॉपिक के, और इसके अंदर जो पॉलिटिकल थिंकर है उनकी बातों से लेकर अभी तक लिंक बनाया जाता है, यानी कि आधुनिक से लेकर ऐतिहासिक चीज़ों में, ठीक है, हिस्टोरिकल और मॉडर्न में लिंक बनाया जाता है। इसके बाद है कार्ल मार्क्स, यानी कि मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है? एक ऐसा अप्रोच जो ये कहता है दुनिया के अंदर वास्तविकता से लोगों को बिल्कुल अलग किया हुआ है। वास्तविकता क्या है कार्ल मार्क्स के लिए? कार्ल मार्क्स के लिए वास्तविकता यानी रियलिटी का मतलब इतना सिर्फ है कि लोगों को बिना बताए उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। आप वही ड्यूटी करते हो जो कि 10 से 5 बजे तक होती है। आज कुछ लोग अमीर अमीर होते जा रहे हैं, अमीर गरीब और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और यही एक्सप्लॉयटेशन आज से नहीं कई सदियों से चला आ रहा है। और इसी चीज़ को समझने के लिए इसने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का थ्योरी भी दिया है। और कार्ल मार्क्स के द्वारा इन सभी बातों को दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक है इसकी, उसमें इसने डिस्क्राइब भी किया हुआ है। तो ये बताता है कि लोगों को वास्तविकता से दूर रहकर जीना पड़ रहा है, या उनको वास्तविकता ही नहीं बताया जाता है जो रियलिटी में है। आपसे काम ज़्यादा करवाया जाता है, ओवर टाइम का पैसा ही नहीं दिया जाता है, मालिक खुद जेब में डाल लेता है। तो ये सारी बात कार्ल मार्क्स ने बताया। जिसने कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ा ना, वो कुछ भी नहीं पढ़ा। बहुत मस्त है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कार्ल मार्क्स। मेरी वीडियो उसके ऊपर है, कार्ल मार्क्स के ऊपर। चाहते हो देखना तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आ जाएगी वीडियो। तो कार्ल मार्क्स ये बताता है, तो ये कहता है कि मार्क्सवादी जो उपागम है ये लोगों को वास्तविकता से रूबरू करवाना चाहता है। जो रियलिटी है, इकोनॉमिक रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी आपको पता होना चाहिए, और ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिक्स को इम्पोर्टेंस देता है। इसके बाद है महिलावादी उपागम। महिलावादी उपागम का ये कहना है कि दुनिया के अंदर जब बुक उठा के देखोगे या हिस्ट्री उठा के देखोगे तो सभी जगह पे मेल की बात हुई है, पुरुषों की बात हुई है, और फीमेल की बात नहीं हुई है। फीमेल को एक तरफ से देखा जाए तो दरकिनार कर दिया गया है, और उनको एक तरीके से कह दो इनइक्वालिटी का शिकार होना पड़ा है। उनको अपने राइट्स के लिए काफ़ी लड़ना पड़ा है। आप एरिस्टोटल के विचार उठा के देखो, जिन्हें सिटीजन भी नहीं दिया महिलाओं को, तो इसीलिए महिलाएं ये आवाज़ उठाती है। पैट्रियार्कल सिस्टम कि घर के, यानी कि जो एक घर है, एक परिवार है, उसमें पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होगा, है जो उसके पिताजी हैं उसके ऊपर उसके बड़े बेटे का राइट होगा, बेटियों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ तो स्टार्टिंग से रही है। तो इसलिए महिलावादी उपागम फेमिनिज्म की बात करती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, महिलाओं की राइट्स की बात करती है, और ये कहती है कि जो भी आज ग्रंथ या जो भी हमें आज की सोसाइटी में देना है वो महिलाओं को दरकिनार करके नहीं, बल्कि महिला और पुरुष में समानता की बात करती है। ये कौन है? महिलावादी, यानी कि फेमिनिस्ट अप्रोच। महिलावादी उपागम में एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हुई जिनके द्वारा अपने विचार दिए गए हैं। उनका नाम है सुजेन ओकिन। इनका कहना था कि राजनीतिक दर्शन की महान परंपरा हमेशा से पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए और पुरुषों के बारे में ही लिखी गई है। यानी कि आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखोगे दोस्त, जितने भी उनमें ग्रंथ में हमेशा से एक पैट्रियार्कल सिस्टम चला आ रहा है पुरुषों के द्वारा, यानी कि मेल डोमिनेंस सोसाइटी रही है हमारी, और इस मेल डोमिनेंस के अंदर महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया है। उनको अपने राइट्स के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। तो ये भी काफ़ी एक नज़रिया है इस उपागम का,
जो बताती है हमें ये कि किस तरीके से महिलाओं और पुरुषों में इक्वलिटी लेकर हमें आगे चलना चाहिए। इस अप्रोच का आप राइज कह सकते हो 20वीं सेंचुरी में हुआ, जब नाजीवाद और फांसीवाद यानी कि फासिज्म और नाजिज्म का राइज हुआ था, और उस टाइम पे इसका उदय हुआ, और इसके अंदर हिटलर एंड मुसोलिनी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये प्रमोट करता है ऐसे लोगों को जो इतिहास के अंदर जिन्होंने काफ़ी डिक्टेटरशिप, तानाशाही का रूप दिखाया। और ऐसा नहीं है कि ये कंटेम्परेरी या 20वीं सेंचुरी के ही रहे, इनके ऊपर प्रभाव पहले के लोगों, जैसे कि लेनिन को देख लो, हिटलर को देख लो, मुसोलिनी को देख लो। जैसे आज के पहले के टाइम की हम बात करें तो होब्स ने भी ऐसे राजा की बात करी थी, होब्स के द्वारा ऐसे राजा की बात की गई थी। इसने अपनी बुक में लेवियथन, जो इसकी बुक का नाम था, जिसमें इसने बात की थी कि राजा से ऊपर कोई भी नहीं है, राजा की बात सबको मानना पड़ेगा, जो राजा कह देगा वो सभी को फॉलो करना है, और राजा के अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। तो ये होब्स के द्वारा कहा गया था। तो यहीं से ही जो सोवरेनिटी का जो कंसेप्ट था कि सुप्रीम सोवरेनिटी, राजा से ऊपर कोई है ही नहीं भाई, तो इसलिए होब्स को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो यहीं से वो बात आज यहाँ पे लिंक कर सकते हो, देखिए आप। तो ये बताता है कि किस तरीके से ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से कई सारे ऐसे फिलोसफर रहे हैं, जैसे होब्स हो गया, मैकियावेली अपनी बुक प्रिंस के अंदर भी इसने ऐसे ही कहा है, राजा को सबसे सुप्रीम रखा है। एंड रूसो को देख लीजिए, इसने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसी बातें कही है कि जो ज्ञानी, सब राजा सबसे ज्ञानी है, उसको सब पता है, उसको मत सिखाओ, सब जानता है वो गलत सही सब उसको पता है। तो ऐसा ही कहकर ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, राजा को डिक्टेटर भी बना देते हैं। कई ऐसे फिलोसफर हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग थ्योरी अप्रोचेस का अलग अलग कहना है। एंड इसके बाद आता है मनोविश्लेषणात्मक उपागम, यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये कहते हैं साइकोलॉजिकली एक इंसान के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए J.S. मिल ने कहा था अपनी बुक, J.S. मिल ने अपनी बुक में कहा था, जिसका बुक का नाम है ऑन लिबर्टी, और इस बुक के अंदर इसने कहा था कि एक इंसान अगर कोई काम करता है तो उसको करने दो, उसके लिए वो लिबर्टी है, जो वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहे। लेकिन अगर उसके उस काम के वजह से किसी और को तकलीफ़ हो रही है तो यहाँ पे उसके उस काम को रोका जा सकता है। ये इंटरफेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे किसी और की लिबर्टी खतरे में आ जाएगी। अब आपका कल एग्ज़ाम है, मैं रात को 12 बजे 2 बजे फुल डीजे बजा रहा हूँ, गाने बजा रहा हूँ भाई, और आपका कल ही एग्ज़ाम है, कैसे पढ़ पाओगे भाई। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल बना रखा है, 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजा सकता, वरना आएगी पुलिस, तो दे देगी डंडा। तो यहाँ पे एक कानून बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसीलिए ये मनोविश्लेषणात्मक, ये इंसान की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग रही है, जो उनका साइकोलॉजिकल रूप से समझने में हेल्प करती है हिस्टोरिकल रूप से आज इस मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर की जो नोट्स है या आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के नोट्स के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 5th आपको लिखा मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट दिख जाएंगे। CPP क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ह्यूमन राइट्स इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। आप सिंपल जो भी लेना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। आप चारों को ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो मेरे खुद के लैंग्वेज में है। पूरी वीडियो समझ में आई तो ये नोट्स भी आपको बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आने वाला है बॉस। इनको अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्लिक कीजिए, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। वाई नाउ पे क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए और इन PDF को डाउनलोड कर लीजिए। आपके एग्जाम्स के पर्पस ये बहुत ज़रूरी है। इनमें जो भी 10-12 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 8 में से 4 आपको अटैम्प्ट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो सभी जगह शेयर कीजिए, अभी के अभी इसको लाइक कीजिए, नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत को सफल करने में आप सभी अपना सहयोग दीजिए। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।